प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर, एलएलबी थर्ड ईयर की हमारी ड्राफ्टिंग ट्रेनिंग की क्लास और हम अपने लास्ट यूनिट फोर्थ में लगभग हम अपने सिलेबस को पूरा कवर कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे सेल डीड या विक्रय विलेख के प्रारूप को किस प्रकार से लिखा जाता है। आपके पेपर में अलग अलग डीड्स के बारे में भी पूछा जाता है, फोर्थ यूनिट जो अपनी है। तो आज हम सेल डीड की चर्चा कर रहे हैं, वो किस प्रकार लिखी जाएगी। शुरुआत किस प्रकार से करेंगे, देखिए कि ये विक्रय विलेख यानी कि सेल डीड आज दिनांक 15 माह दिसंबर सन 2019 को बुधवार के दिन इसके प्रथम पक्ष क पुत्र ख, आयु 42 वर्ष, निवासी पुरानी आबादी श्री गंगानगर, जिसे यहाँ विक्रेता कहा जाएगा, और द्वितीय पक्ष च पुत्र छ, आयु 48 वर्ष, निवासी अंबेडकर कॉलोनी, जिसे आगे क्रेता कहा जाएगा, के बीच निष्पादित किया गया। यानी कि यहाँ जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो दोनों जो पक्षकारान हैं, यानी कि जब हम विक्रय विलेख की बात करेंगे, सेल डीड की बात करेंगे, तो मुख्य रूप से यहाँ पर दो पक्षकार होंगे, एक विक्रेता और एक क्रेता, यानी कि एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला पक्षकार। ये मिनिमम टू पार्टीज होंगी जिनके बीच में इस प्रकार की सेल डीड की रचना करने के लिए हमें आवश्यकता होगी। तो हमने यहाँ पर दोनों पक्षकारान का पहले विवरण दिया कि सेल डीड में कौन विक्रेता है और कौन क्रेता है, के बीच निष्पादित किया गया। हमने ये देखा जो कि उक्त क का मकान नंबर 206 जवाहर नगर में एसएसबी रोड पर स्थित है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न अनुसूची में किया गया है और जिसका वह एकमात्र स्वामी है और उसका उसके ऊपर आधिपत्य है। अब उस प्रॉपर्टी की, उस मकान की जिसकी बेचान होना है, उसका हम विवरण यहाँ पर दे रहे हैं कि एक मकान है, मैंने यहाँ पर डमी सब चीज़ें ली है कि मकान नंबर 206 जवाहर नगर एसएसबी रोड। अगर आपको पेपर में डिटेल्स दी गई है तो आप वो लिखेंगे, और जिसका विस्तृत विवरण संलग्न अनुसूची में किया गया है, जिसका वो एकमात्र स्वामी है और उसका उसके ऊपर आधिपत्य है। यहाँ पर जब हम सेल डीड लिखेंगे तो अलग अलग जगह की अलग अलग परंपराएं हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक उस मकान का ब्लूप्रिंट भी लगाएंगे, ठीक है ना, संलग्न अनुसूची जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें उस मकान के आसे पासों का भी विवरण होगा, जिससे कि उक्त मकान जिसके की बेचान की बात यहाँ पर हो रही है, उसको आइडेंटिफाई किया जा सके कि हाँ वाकई में किस मकान को बेचा जा रहा है, और ये उसका आधिपत्य है। और यह कि उक्त क को अपने पुत्र को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु रुपयों की आवश्यकता है, इसलिए उपयुक्त मकान वो बेचना चाहता है, और च उक्त मकान को 9 लाख रुपए के मूल्य पर खरीदने को और क उसे बेचने को सहमत हो गए। अब हमने इस पैरे में बेचे जाने का विवरण कि पक्षकार क्यों बेचना चाह रहा है, कि अपने बेटे को उस शिक्षा के लिए भेजना चाहता है, इसलिए उसे रुपयों की आवश्यकता है, इसलिए वो बेचने को तैयार है, और दूसरा पक्षकार क्रेता उसे खरीदने के लिए तैयार है, और दोनों के बीच में 9 लाख रुपए में ये सेल डीड यानी कि उस मकान की कीमत तय हो गई है। अतः यह विलेख साक्षी है कि उक्त अनुबंध के अनुसरण में और 9 लाख रुपए की धनराशि के प्रतिफल में जिसका भुगतान निम्न प्रकार से किया गया है, यानी कि 9 लाख रुपए कंसिडरेशन प्रतिफल की तय की गई। यह कि उक्त विक्रेता ने विक्रेता को 3 लाख रुपए का भुगतान अग्रिम धनराशि के रूप में दिनांक 30 नवंबर 2019 को कर दिया, जिसे विक्रेता ने स्वीकार कर लिया है। यानी कि ये जो 9 लाख रुपए की बात हमारी हो रही है, उसमें से 3 लाख रुपए जो है वह अग्रिम एडवांस के रूप में 30 नवंबर को दे दिए गए हैं, जिसे विक्रेता ने स्वीकार कर लिया है। बिंदु संख्या 2, यह कि शेष राशि यानी कि 6 लाख रुपए जो बचे हुए हैं, वह दिनांक 15 दिसंबर 2019 को क्रेता द्वारा विक्रेता को रजिस्ट्रार के समक्ष उस समय किया गया जब विलेख का रजिस्ट्रीकरण के लिए उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया। यानी कि जिस समय विक्रय विलेख को रजिस्ट्री हेतु रजिस्ट्रार ऑफिस में पेश किया गया, उस समय बचे हुए 6 लाख रुपए जो है वे वहां पर उसे पेश किए गए। इस प्रकार कुल मिलाकर 9 लाख रुपए यानी कि 3 लाख रुपए जो अग्रिम में दिए गए थे और 6 लाख रुपए रजिस्ट्री के समय दिए गए थे, की धनराशि का च द्वारा क को भुगतान किया गया, और इस धनराशि की प्राप्ति का उक्त क द्वारा अभिस्वीकृति भी प्रदान की गई।
यानी कि 3 लाख रुपए हमारे एडवांस थे, 6 लाख रुपए हमने रजिस्ट्री के समय दे दिए और इस पूरे 9 लाख रुपए की स्वीकृति विक्रेता द्वारा क्रेता को यानी कि च द्वारा क को भुगतान किया गया और उसके द्वारा स्वीकार भी किया गया। यह कि उक्त मकान सभी प्रकार के भारों एवं अधिभारों से मुक्त है और भविष्य में उक्त संपत्ति के स्वत्व यानी कि टाइटल हक संबंधी किसी प्रकार के विवाद के लिए विक्रेता उत्तरदायी होगा। क्या कह रहा है कि ये जो मकान जिसकी रजिस्ट्री कराई गई है वह सभी प्रकार के चार्ज ऑब्लिगेशन से फ्री है और भविष्य में अगर इस संबंधी कोई विवाद होता है तो विक्रेता उसके लिए लायबल होगा। यह है कि विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक से उक्त मकान का स्वामित्व क्रेता में निहित हो गया और वह स्वयं उसका उत्तराधिकारी, दायद, शासक, निष्पादक, समनुदेशक उनका उपयोग और उपभोग कर सकेंगे, जिसमें विक्रेता, उसका उत्तराधिकारी, दायक, प्रशासक, निष्पादक, समनुदेशक किसी प्रकार की बाधा, व्यवधान, रुकावट उत्पन्न नहीं करेंगे। यानी दोनों के बीच में टाइटल का ट्रांसफर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में हो चुका है। यह कि विक्रय विलेख के निष्पादन की दिनांक से अब तक क्रेता उक्त मकान में किसी को भी अंतरित और अभिस्थापित कर सकेगा, क्योंकि अब उसका टाइटल हो चुका है, जिसने खरीदा है तो अब वह किसी को भी उसे ट्रांसफर कर सकेगा। यह कि आज से उक्त मकान पर भारित सभी प्रकार के करों का भुगतान क्रेता स्वयं करेगा। यानी कि रजिस्ट्री की दिनांक के बाद से, आज से पहले की जिम्मेवारी किसकी? विक्रेता की। आज से उक्त मकान पर भारित सभी प्रकार के करों का भुगतान क्रेता स्वयं करेगा। यानी फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्री, रजिस्ट्री के बाद की जो ऑब्लिगेशंस हैं अब वो क्रेता की हो गई और उससे पहले की जो भी लाइबिलिटीज है वह उस विक्रेता की रहेगी। बिंदु संख्या 7, यह कि विक्रय विलेख के निष्पादन एवं रजिस्ट्री का समस्त व्यय क्रेता ने स्वयं के द्वारा वहन किया गया है। यानी कि जो रजिस्ट्री का खर्चा है, ठीक है, और सेल डीड बनाने का जो भी खर्चा है वो सब जो है वो किसके द्वारा किया गया है? क्रेता के द्वारा किया गया है। और लास्ट में, और यह कि ये विक्रय पत्र अपनी मस्तिष्क की स्वस्थ दशा में बिना किसी धमकाए व बहकाए लिख दिया है और सनद रहे और समय पर काम आवे। यानी कि आने वाले समय में ये क्या हो जाएगा? टाइटल डीड के रूप में समक्ष होगा। उपयुक्त के साक्ष्य स्वरूप उक्त दोनों पक्षकारों ने निम्नलिखित 2 साक्ष्यों के समक्ष प्रस्तुत स्थान पर दिनांक पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। नीचे साक्षीगण आ जाएंगे, हस्ताक्षर हो जाएंगे विक्रेता और क्रेता के। इस प्रकार से ये हमने एक मकान के सेल डीड की विरचना किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से एक सेल डीड का निर्माण किया जाता है, जिसमें 2 पक्षकारों को हमने लिया, एक मकान, उस मकान का विवरण हमारे लिए आया, अग्रिम और जो बकाया राशि है उसका भुगतान किस प्रकार से किया, पहले के भार विक्रेता, बाद के भारों की चर्चा क्रेता, इन सब के डिटेल्स पर हमने चर्चा करते हुए किस प्रकार से ये लिखा जाता है। हमने पहले ही ये तय कर लिया था कि जब कभी भी कोई सेल डीड लिखी जाएगी तो क्या होना चाहिए, मस्तिष्क में पूर्व में रूपरेखा बना लेनी चाहिए कि वो किस प्रकार से लिखी जाएगी और किस प्रकार से क्रमबद्ध चरणों में उसका विवरण होगा। तो विक्रय विलेख में जो विक्रय के आवश्यक तत्व हैं उनका उपयोग करते हुए, उनको इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, इस प्रकार से एक डीड की विरचना करेंगे। धन्यवाद।